1848 के बाद नेशनलिज्म में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। चेंज ये था कि अभी तक देखा गया था कि फार्मर्स और मिडिल क्लास मिलकर नेशनलिज्म की फीलिंग को अपनी टेरिटरी में फैला रहे थे, पर अब ये देखने को मिल रहा था कि पूरे यूरोप के अंदर कंजर्वेटिव नेशनलिज्म की फीलिंग का फायदा उठाकर पूरा यूनिफिकेशन का काम कर रहे थे और अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है कई सारे एरियाज के अंदर वो फैलाते जा रहे थे। कहने का मतलब था कि अब जो नेशनलिज्म का काम था ना, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और फार्मर्स तक का नहीं रह गया था। नेशनलिज्म जो था वो अब कंजर्वेटिव्स के हाथों में एक पावर की तरह पहुंच गया था। अब जो कंजर्वेटिव्स थे ना, वो इसको एक पावर की जैसे यूज कर रहे थे। होता कुछ ऐसा है कि अभी तक तो नेशनलिज्म लोग लाकर आ रहे थे, अब जो थी मिलिट्री और मोनार्की चाहती थी कि नेशनलिज्म आए और नेशनलिज्म के तहत हमारा जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो आगे के एरियाज में फैले। अब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि पहले कहां लोग जो थे वो नेशनलिज्म की बातें कर रहे थे, अब कहां कंजर्वेटिव जो है वो नेशनलिज्म की बातें करने जा रहे थे। ऐसे में हमारे सामने दो केसेस देखने को मिलते हैं। एक केस होता है जर्मनी का, दूसरा केस होता है इटली का। जर्मनी और इटली के अंदर देखा गया कि आर्मी ने मिलकर स्टेट यूनिफिकेशन किया और नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड कराने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिशें करी और एंड में उनका रिजल्ट ये आया कि एक उन्हें जर्मनी और इटली नाम से एक स्टेट उन्हें मिल जाता है। तो चलो देखते हैं इसकी कहानी को और ज्यादा डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। होता कुछ ऐसा है ना कि अभी तक तो 1848 तक तो लोग जो थे बहुत ही ज्यादा नेशनलिज्म के पीछे पागल हो रखे थे। उन्होंने कहा कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, हमें रेवोल्यूशन चाहिए। पर आपको पता है 1848 के अंदर क्या होता है? 1848 के अंदर एक जर्मन कन्फेडरेशन की मांग उठाई जाती है कि एक यूनिफिकेशन हमें करना चाहिए जर्मनी के आसपास के स्टेट्स को मिला के। अब होता यह है ना कि जो मिडिल क्लास एलिट्स होते हैं, मिडिल क्लास में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना जर्मनी के, वो कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए कि जो ये जर्मनी के थोड़े थोड़े एरियाज है ना, जैसे कि थोड़ा एरिया हमने ऑस्ट्रिया से निकाल लिया, थोड़ा एरिया हमने पर्शिया से ले लिया, थोड़ा एरिया हमने लाइक फ्रांस से ले लिया और थोड़ा एरिया हमने या डेनमार्क से ले लिया। ऐसे करके हम एक जर्मनी का कन्फेडरेशन बनाते हैं और इस जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर हम इसे रिपब्लिक बनाएंगे जिसके अंडर में एक मोनार्क को काम करना पड़ेगा। अब मोनार्क जो होते हैं वो होते हैं पर्शिया के। आप देख रहे होंगे कि जर्मन कन्फेडरेशन में ज्यादा एरिया पर्शिया का होता है। तो ऐसे में जो ये कन्फेडरेशन बनाने की जो लोग मांग उठाते हैं मिडिल क्लास वाले, वो पहुंचते हैं पर्शियन किंग के पास और उन्हें कहते हैं कि आप है ना हमारी जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर काम करने लग जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात मानने लग जाइए। पर्शियन किंग कहते हैं कि हम ऐसा भला क्यों करेंगे और कई सारे है ना सप्रेशन के थ्रू रिप्रेस कर देते हैं उनके इस पूरे मूवमेंट को। इन दी एंड देखा जाता है कि मिडिल क्लास का ये पूरा मूवमेंट फेल हो जाता है। पर पर्शियन किंग बहुत ही ज्यादा समझदार थे। वो ये समझ चुके थे कि ये रेवोल्यूशन और रिप्रेशन का जो ये साइकिल है ना, ये चलता जाएगा, इसको हमें रोकना होगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है, हम एक काम करते हैं ना कि ये जो लोग नेशनलिज्म की बातें कर रहे हैं, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट फैला रहे हैं ना, हम उसका फायदा उठा लेते हैं। कैसे उठा लेते हैं ना कि हम क्या करते हैं कि हमारी जो स्टेट पावर है, स्टेट पावर का यूज करके लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को फैलाएंगे और उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे हमें फायदा होगा कि हम नए नए एरियाज के ऊपर अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस को फैला सकेंगे। कहने का मतलब अपना जो एम्पायर है उसे वो बड़ा कर सकेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। देखा जाता है कि जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, मतलब जो मोनार्की होती है, वो अपनी स्टेट पावर का यूज करती है और पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है वो फैलाने का कोशिश करती है। होता किस तरीके से है वो चलो देखते हैं। अब पर्शियन किंग जो होते हैं, पर्शिया ये रहा, ठीक है, एक बार आप देख लो अच्छे से, पर्शिया ये रहा। अब जो ये पर्शियन किंग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये जो मिडिल क्लास मांग कर रहे थे जर्मन कन्फेडरेशन की, देखा जाए तो उससे हमारा जो एरिया है वो तो बड़ा हो ही जाएगा, हमें तो फायदा ही है जर्मन कन्फेडरेशन बनने में, कोई नुकसान थोड़ी है। अच्छा है ना कि जर्मनी के आसपास के एरियाज भी हमारे इस जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे में पर्शियन किंग जो होते हैं वो अपने एक मिनिस्टर, जिनका नाम था ओटोवान बिस्मार्क, आपने सुना होगा बिस्मार्क ने जर्मन यूनिफिकेशन का काम किया था, ये वही बिस्मार्क है। तो अब ओटोवान बिस्मार्क को कहा जाता है कि आप एक काम करो कि ये जो जर्मनी है ना, इसका एक कन्फेडरेशन बना दो।
अब कन्फेडरेशन बनाना मुश्किल क्यों था वो देख लेते हैं। क्योंकि जो ये जर्मन कन्फेडरेशन ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो जर्मन कन्फेडरेशन है ना, उसमें एक एरिया तो होने वाला था ऑस्ट्रियन एम्पायर का, एक कुछ एरिया होने वाला था फ्रांस का, और कुछ एरिया जो था वो होने वाला था डेनमार्क और इंग्लैंड का। तो ऐसे में अब जो ओटो वन बिस्मार्क था, उनका ये काम था कि वो ऑस्ट्रिया से ये वाला एरिया ले ले, और फ्रांस से ये वाला ले ले, डेनमार्क और इंग्लैंड से ये वाला एरिया ले ले। जिससे फायदा क्या होगा कि एक यूनिफाइड जर्मन कन्फेडरेशन जो है हमारे सामने आ जाएगा। अब देखो, ऑस्ट्रियन अंपायर था, फ्रांस में भी रूल जो काम कर रहा था, साथ में हम देखते हैं डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, यहाँ पे सब जगह पावर्स थी। तो अगर उनसे किसी भी तरीके से एरिया और टेरिटरी लेना था तो उसके लिए जरूरत थी वॉर करने की। तो होता भी कुछ ऐसा ही है कि है ना, ओटो वन बिस्मार्क जो है पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेते हैं, और हेल्प से वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 7 सालों तक वॉर के अंदर लग जाते हैं। 7 ईयर वॉर होती है। 7 ईयर वॉर के अंदर बहुत ज्यादा एकदम है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से ओटो वन बिस्मार्क जो है ना, पूरी अपनी पॉलिटिक्स, पूरी अपना जितना भी उनका जो माइंड होता है उसका यूज करते हैं, और यूज करके वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया से उसका एरिया ले लेते हैं, फ्रांस से उसका ले लेते हैं, डेनमार्क और जो इंग्लैंड के साइड का एरिया होता है वो उनसे ले लेते हैं, और वो इन दी एंड बना देते हैं जर्मन कन्फेडरेशन को। तो देखा, पहले पर्शिया का एरिया सिर्फ इतना सा था, अब पर्शिया के पास एक बड़ा, एक बिगर एरिया आने वाला था। तो ऐसे में पर्शिया को फायदा हो जाता है। और इन दी एंड 1871, जनवरी 1871 की बात होगी, जब पर्शियन किंग जिनका नाम था काइजर विलियम फर्स्ट, काइजर विलियम फर्स्ट को हॉल ऑफ मिरर्स, जो कि वर्साइल्स पैलेस के अंदर देखने को मिलता था, वहां पे जर्मन यूनिफिकेशन और जर्मन कन्फेडरेशन का उन्हें एम्परर बना दिया जाता है। मतलब कंजर्वेटिव जो रूल था वो नेशनलिज्म की फीलिंग का फायदा उठाता है, उन्हीं का आइडिया चुराता है, और जर्मन कन्फेडरेशन को वो बना देता है, जर्मनी को वो यूनिफाई कर देता है। और इससे हमें क्या पता पड़ता है कि जर्मनी को यूनिफाई करना था, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए अब कंजर्वेटिव जो रूल था ना वो सपोर्ट कर रहा था, और कंजर्वेटिव रूल के पास थी पावर, कंजर्वेटिव रूल के पास थी आर्मी, और इन दोनों की हेल्प लेके ही यही होता है कि एंड में जर्मन कन्फेडरेशन बना दिया जाता है। अब जर्मन कन्फेडरेशन बनता है तो हम ये देखते हैं कि जो जर्मन कन्फेडरेशन है वो बनाने वाला था पर्शियन एम्पायर। ठीक है, मतलब पर्शिया का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ओटो वन बिस्मार्क भी उन्हीं के मिनिस्टर थे। तो होता यह है कि जैसे ही जर्मन कन्फेडरेशन बनाया जाता है, पूरे जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर जितना भी बैंकिंग सिस्टम होता है, लीगल सिस्टम होता है, जुडिशियल सिस्टम होता है, वो सब कैसा हो जाता है, पर्शियन एम्पायर के जैसा हो जाता है। मतलब जो पर्शिया के अंदर अभी तक किया जा रहा था, पर्शिया के अंदर जैसे बैंकिंग सिस्टम होता था, लीगल सिस्टम होता था, जुडिशियल सिस्टम होता था, एग्जैक्ट वो कि वो कॉपी कर लिया जाता है जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर। और हमें देखने को यही मिलता है कि कंजर्वेटिव जो रूल होता है वो किसी ना किसी तरीके से पूरे जर्मनी को यूनिफाई कर देता है, और इन दी एंड जो है पूरा फायदा, पूरा बेनिफिट जो है वो उसे ही हो जाता है। तो यही था बच्चों जर्मन यूनिफिकेशन। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी आप कर सकते हो। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो स्कोर शाला की पूरी टीम लगी है स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब करना ना भूले स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।